हे गाइस, हमारा आज का टॉपिक है महालवाड़ी व्यवस्था। इससे पुराने वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी या ज़मींदारी प्रथा, परमानेंट सेटलमेंट और रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये सब था ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम। और हमारा आज का टॉपिक है महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था जो थी उसके अनुसार भूमि पर किसान जो था उस पर व्यक्तिगत रूप से कर नहीं लगाया जाता था, बल्कि संयुक्त रूप से पूरे महाल का मतलब है यहाँ पे गांव, तो संयुक्त रूप से पूरे महाल अथवा ग्राम पर कर लगाया जाता था। भूमि पर ग्राम सभा का सम्मिलित रूप से अधिकार होता था, मतलब कि जितनी भी गांव की भूमि है उसके मालिक जो होगा वो ग्राम सभा होगी। और ग्राम सभा हम सभी जानते हैं बहुत ही प्राचीन संस्था है जिसमें ग्राम के किसी भी गांव के सभी वयस्क जो नागरिक होते हैं वो सम्मिलित होते हैं। इस ग्राम सभा को बोलते थे भागीदारों का समूह या बॉडी ऑफ को-शेयर्स। इस तरीके से ये लोग सम्मिलित रूप से भूमि का जो टैक्स होता था उसको देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे। यद्यपि क्या है, ऑल्दो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी होता था। कृषक का जो होता था भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं रहता था, पूरे समस्त या जो ग्राम था या महाल जो था वो ही भूमि का मालिक होता था। 19वीं शताब्दी के पहले जो दशक था, यानी कि 1801 में अवध का जो नवाब था उससे कंपनी को मिल गया था इटावा, बरेली, फर्रुखाबाद और गोरखपुर। तो प्रायोगिक तौर पर 1801 में ये जो महलवाड़ी व्यवस्था थी ये इन्हीं क्षेत्रों में लागू की गई थी, इटावा, बरेली, फर्रुखाबाद, गोरखपुर में। ये जो महलवाड़ी व्यवस्था है इसका जो अगर फाउंडर कहें तो हम कहेंगे हॉल्ट मैकेंजी को। 1822 में हॉल्ट मैकेंजी ने औपचारिक रूप से इस व्यवस्था को लागू किया था और इसमें समस्त महाल जो है वो सम्मिलित रूप से राजस्व को चुकाने के लिए उत्तरदायी था। ये व्यवस्था पूरे भारत के क्षेत्रफल के 30% भाग पर लागू की गई थी और इसमें दक्कन के यानी दक्षिण के कुछ जिले, उत्तर भारत संयुक्त प्रांत, आगरा, अवध, मध्य प्रांत और पंजाब, इन सभी में ये इनिशियल रूप से लागू की गई थी। ये जो महलवाड़ी व्यवस्था थी इसको लागू करने के कारण और प्रभाव क्या थे? देखिए, 19वीं शताब्दी के जो राष्ट्रवादी विचारक थे उनका बार बार यही कहना था कि सरकार की भू राजस्व की मांग रैयतवाड़ी और जमींदारी व्यवस्था दोनों में बहुत ज़्यादा थी। इससे पहले जो प्रीवियस हम पढ़ चुके हैं, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वहाँ से रैयतवाड़ी और जमींदारी व्यवस्था देख सकते हैं। तो भू राजस्व समय पर जब नहीं दे पाते थे जमींदार और रैयत यानी किसान, तो उनकी भूमि जब्त कर ली जाती थी सरकार के द्वारा यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और फिर क्या होता था कि जो नगरवासी व्यापारी होते थे जो कि बाहर से आते थे और सट्टेबाज जो होते थे उनको सरकार इनको बेच देती थी। सट्टेबाज मीन्स जिसने सबसे ज़्यादा बोली लगाई उसको जाके वो भूमि दे दी। तो ये दोनों पद्धतियों का जो दोष थे उसका परिणाम ये हुआ कि कंपनी को जो बंगाल में अपना जो एक्चुअल जैसा कि वो मानती थी कि इतना ज़्यादा हमको रिवेन्यू मिलना चाहिए था, उस लाभ से वो वंचित हो गई। दूसरा क्या था कि इस काल में कंपनी लगातार युद्धों में और स्ट्रगल्स में उलझी हुई थी। कभी फ्रांसीसीज के साथ में युद्ध, कभी राजाओं के साथ में युद्ध, रजवाड़ों के साथ में। तो उसके पास कोई भी नई टेक्नोलॉजी नहीं थी, नई पद्धति नहीं थी कि उसका वैज्ञानिक रूप से परीक्षण करके और लागू करे इंडिया में रिवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। कंपनी अपने लाभ के लिए तो सब कुछ करती थी ना, तो और कंपनी का खर्चा बढ़ता जा रहा था। ऊपर से ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसमें निवेश करने के लिए भी उनको पैसा चाहिए था। तो ये सभी कारण थे। तो उन्होंने एक नई टैक्स पद्धति जो है वो जनरेट की थी जिसको उन्होंने कहा महलवाड़ी सिस्टम, यानी कि अब पूरा गांव मिला के टैक्स जो है वो देगा। इस महलवाड़ी व्यवस्था के प्रभाव जो थे वो क्या थे? देखिए, 1830 के बाद में जब लॉर्ड विलियम बेंटिक आया था तो उसने इसको और भी प्रभावी रूप से लागू किया। उसने 1822 की जो ये भू राजस्व की नीति थी, महलवाड़ी सिस्टम, उसका पूरा समीक्षा की और बहुत सोच विचार के बाद उसने 1833 का जो रेगुलेशन एक्ट आया था वो जब पारित हुए तो उसमें क्या हुआ, भूमि के लिए भिन्न भिन्न औसत कर निश्चित कर दिए गए। और पहली बार ऐसा हुआ था कि खेतों के मानचित्रों और पंजियों का प्रयोग किया था
और ये जो व्यवस्था थी वो मार्टिन बर्ड की देखरेख में की गई थी, जिसे क्या कहा जाता है, उत्तर भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक। किसको? मार्टिन बर्ड को। तो इस तरह से जो है ये जो महलवाड़ी व्यवस्था थी ये अस्तित्व में आई थी। ये जो महाल था, महालवाड़ी व्यवस्था थी, इसमें महाल में जो कर वसूल करने वाले प्रतिनिधि थे वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए और उनकी स्थिति जमींदारों जैसी हो गई। यानी कि एक सिस्टम जाता है दूसरा आता है, बट किसानों की हालत तो वही रहती है। लगान की जो दर थी वो बहुत ज़्यादा ऊंची थी, तो किसानों पर बहुत अत्यधिक आर्थिक दबाव बढ़ा और उनके शोषण चक्र को बढ़ावा मिला। ये महलवाड़ी व्यवस्था बुरी तरह से असफल हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें लगान का निर्धारण अनुमान पर आधारित था और इसकी सारी जो विसंगतियां थीं उसका लाभ उठाकर जो कंपनी के जो अधिकारी थे वो अपनी जेबें भरने लग गए और कंपनी को लगान वसूली पर प्राप्त जो लगान होता था उससे ज़्यादा उसको वसूलने के लिए जो सिस्टम उन्होंने बनाया था उस पर खर्चा करना पड़ता था। तो व्यापारी वर्ग जो होता था इसमें क्या करता था, जो फसलें जो खेत में खड़ी हुई हैं उनको ही कम कीमत पे क्रय कर लेता था। तो किसान को क्या हुआ, अपनी जो तत्कालिक ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए वो फसल मंडी में ना ले जाकर कटाई के समय में ही खेत बेच देता था। ये अनाज जिसे उसने कम कीमत पर बेच दिया उसी को 6 महीने बाद अधिक कीमत देकर वो बाजार से खरीदता था। मतलब उसने अपनी खड़ी फसल को बेच दिया व्यापारियों को और फिर उसकी तत्कालिक ज़रूरत तो पूरी हो गई, लेकिन उसको जो मिलना चाहिए था, जो बेनिफिट, वो तो मिला ही नहीं, उसको कोई लाभ हुआ ही नहीं। तो आगे इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा वो और अपना खर्चा कैसे चलाएगा उसी, और फिर अपने खाने के लिए भी उसके पास कुछ नहीं। तो 6 महीने बाद वही फसल जो उसने उगाई थी वो उसको 6 महीने बाद जाके मार्केट में उन व्यापारियों से खरीदनी पड़ती थी जिन्होंने उसकी खड़ी फसल को खरीद लिया था और यही उसकी तबाही का कारण बनता था। कंक्लूज़न ये है, निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के तहत लाई गई जितनी भी प्रणालियां थीं वो ऊपरी तौर पर चाहे जो भी भिन्नता इनमें रही हो, लेकिन इनका लक्ष्य एक ही था और वो लक्ष्य था ब्रिटिश साम्राज्यवादी हितों को पूरा करना और जितना भी आर्थिक अधिशेष था उसको भारत से बाहर निकालना। ये आपके सामने एक जो है पिक्चर है, इसमें ये जो प्लेसेस हैं जहाँ पे ये सारे जो सिस्टम्स थे, रेवेन्यू सिस्टम्स थे, उनको लागू किया गया था। तो इसमें देख लीजिए कि स्थायी बंदोबस्त कहाँ कहाँ लागू किया गया था। जो ट्रायंगल से हैं वो स्थायी बंदोबस्त वाले हैं। तो स्थायी बंदोबस्त में है बनारस, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ये स्थायी बंदोबस्त है। और इसके अलावा जो सर्किल में है वो रैयतवाड़ी हैं, बम्बई, असम, मद्रास, और जो स्क्वायर में है वो है महालवाड़ी सिस्टम के। तो पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रांत, ये मैप से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से जो सिस्टम्स थे वो कहाँ पे लागू किए गए थे। यहाँ पे हम एक नोट देख लेते हैं, जो कैथरीन मेयो, हेल्डस हैक्सले, ये हेल्डस है, हेल्बस लिख के है यहाँ पे, चार्ल्स एंड्रयूज़ और विलियम डिग्बी, इन्होंने एक कंबाइंड स्टेटमेंट दिया था कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत जो थी उस पर इन्होंने टिप्पणियाँ लिखी थी। ये पूरा एक ओवरव्यू ले लेते हैं हम यहाँ पे, जो भी हमने अब तक तीनों लैंड रेवेन्यू सिस्टम पढ़े हैं, ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम जितने भी अब तक हमने पढ़े हैं उसका पूरा ओवरव्यू है। स्थायी बंदोबस्त रैयतवाड़ी महालवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने लागू किया था, रैयतवाड़ी टॉमस मुनरो एंड रीड ने, और महलवाड़ी मार्टिन बर्ड और हॉल्ट मैकेंजी ने। किस किस एरियाज़ में हुए थे ये लागू? तो स्थायी बंदोबस्त था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक। समस्त भारत का 19% क्षेत्र था इसमें। रैयतवाड़ी जो था वो बम्बई, मद्रास, असम, ये समस्त भारत का 51%, और महालवाड़ी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब, समस्त भूमि का 30%। इसमें ज़मींदार थे, इसमें भूमि का मालिक किसान था और इसमें महल या गांव था। तो इस तरह से ये सारी डिटेल्स हैं। आई होप कि अब आपको जितना भी ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम था वो पूरी तरह से एकदम क्लियर हो गया होगा विदाउट एनी कन्फ्यूज़न। और इसका अगला जो टॉपिक होगा, अगले वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसको कि कहेंगे हम औद्योगिकरण, जिसमें भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हो गया था। किस किस तरीके से
ब्रिटिश जो भी व्यवस्था थी, जो भी ब्रिटिश सिस्टम था, उसने किस तरह भारतीय उद्योगों को तहस नहस कर दिया। नेक्स्ट वीडियो उस पर होगा। और आप अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है, आपको हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।